जी श्री JP अग्रवाल। Sir, Chief Whip from the Treasury Apprentice is missing. सर, मैं इस बिल में लालू प्रसाद जी द्वारा पेश किया गया रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। सर, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सही दिशा में है, और उसके चार पहलू हो सकते हैं, चार बिंदु हैं जिस पे हम ये देख सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या उससे हमें कोई फायदा हो रहा है, क्या वो देश की तरक्की में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका पहला बिंदु यह है कि क्या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। दूसरा बिंदु उसका यह है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। तीसरा बिंदु उसका यह है कि क्या वो लोगों के फायदे में काम कर रहा है, क्या लोगों को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चौथा बिंदु यह है कि क्या उसका फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए क्या उसकी दिशा सही है नहीं है। तो मैं ये समझता हूं सर कि जिस तरह से जो बजट पेश किया गया उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। कोशिश की गई है कि जो रिसोर्सेज हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं ट्रेन को, उनके ऊपर कोई बोझा ना गिरा जाए। दूसरा, मैनेजमेंट इसलिए सही कहा जा सकता है कि रेलवे में पिछले 2 साल में कोई ऐसी हड़ताल नहीं हुई, कोई ऐसी मांग नहीं हुई जिससे ये माना जाए कि लोग तंग है या जो कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं वो किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, या कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन भी आपस में मैनेजमेंट में और वर्कर्स में नहीं हुआ। तीसरा, जहां तक लोगों के फायदे का सवाल है, जो लोग ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नया जो टिकट का पैसा है उसके पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, और बल्कि कोशिश की गई पिछले 2 साल में कि कोई भी पैसा ना बढ़ाया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है, जो जिस तरह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें लोगों को फायदा हो और उनको ज्यादा पैसा ना देना पड़े। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, वहां आपने देखा होगा कि कई कोशिश की गई है। पहली एक ट्रेन 150 किलोमीटर की चलाई गई और हम एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। हालांकि अभी मंजिल बहुत दूर है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके यहाँ हमसे ज्यादा तेज ट्रेन चलती है। मैं आज से 20 साल पहले जापान गया था। वहां टोक्यो और ओसाका के बीच की दूरी जो ट्रेन के सफर में तय की गई थी वो सिर्फ 12 घंटे थी, जबकि हवाई जहाज का सफर वो 1.25 घंटे का है। तो आज शायद हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जिस तरह की कोशिश हमारी है तो ये हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। सर, अब मैं नहीं सर, इट्स अबाउट 1200 किलोमीटर, इट कांट बी 2 आवर्स, इट्स बाय एयर इट इज 2 आवर्स। उसके साथ सर मेरे कुछ सुझाव भी हैं जो मैं देना चाहता हूं। सर, जैसे हमारे पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन है, कुछ पैसा रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूं वो पैसा नाकाफी है। दिल्ली राजधानी है और राजधानी के 2 बड़े स्टेशन हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं समझता हूं उसके मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। जिस समय छुट्टियां होती हैं उस समय दिल्ली से बाहर जाने वाले और दिल्ली आने वालों की बहुत जबरदस्त भीड़ होती है, और जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा किस तरह कई बार अखबारों में फोटो आती है कि लोग बाहर स्टेशन के बाहर सो रहे हैं, स्टेशन के अंदर सो रहे हैं। अगर ट्रेन लेट है तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर, रेलवे के पास चारों तरफ बहुत जमीन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भी बहुत जमीन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भी बहुत जमीन है, और मैं आशा करता हूं कि उसका सही उपयोग होना चाहिए। इस समय जो पैसा मंत्री जी ने रखा है वो बहुत काफी नहीं है। इसकी कोई ऐसी स्कीम हो कि उसको मेट्रो से जोड़ा जाए। अभी जो मेट्रो स्टेशन है उसके वहां से लेकर लोग बाहर से अंदर जाना पड़ता है, उसका कोई इंटरलिंक नहीं है, सामान ले जाने का कोई सही साधन नहीं है। जब स्टेशन के अंदर हम जाते हैं तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल लगता है। ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान की राजधानी के 2 बड़े स्टेशन हैं, अगर हम वहां जा रहे हैं तो दिखना चाहिए
टूरिस्ट आते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं जो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कई बहुत अच्छी ट्रेनें हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस ओर भी और ज्यादा आप ध्यान देंगे, थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर जो आप सुविधा दे सकते हैं और दें उसमें। उसके बाद मैं समझता हूं जो सुपरफास्ट ट्रेन हैं वो और ज्यादा होनी चाहिए, और जिसकी मांग भी है। समय कम होगा, जितना ज्यादा समय कम होगा उतना ही विकास के लिए भी फायदा है। लोगों के ट्रैवलिंग फास्ट होगी, मूवमेंट फास्ट होगा, गुड्स ट्रेन का मूवमेंट फास्ट होगा, और उससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लोगों की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो और तेज होगी। जितनी जल्दी माल पहुंचेगा या आएगा या जाएगा, तो उस समय वो कम समय जितने से कम होगा उसका फायदा होगा। सर, मैं एक कहना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ दिन पहले शंघाई गया था और मैंने एक ट्रेन वहां देखी थी जो तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर तय करती है डाउनटाउन से लेकर और एयरपोर्ट तक, और 430 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रेन चलती है और सिर्फ 7 मिनट लेती है 35 किलोमीटर के उस सफर को पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूं सर, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, तो इसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास भी ऐसी ट्रेन है। क्या कमी है? अगर जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स हैं या दिल्ली से आसपास जुड़े हुए कई ऐसे शहर हैं जिनका दिल्ली के मंडियों से सीधा संबंध है, तो मैं समझता हूं जैसे दिल्ली आगरा अभी 150 किलोमीटर किया, अगर इस तरह की ट्रेन उसमें चालू करें, या दिल्ली मेरठ है, या दिल्ली फरीदाबाद है, दिल्ली सोनीपत या पानीपत है, तो इसका फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा और जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी बहुत फायदा होगा। सर, कुछ हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको, जिनका सीधा संबंध रेलवे से होता है, और रेलवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनके माल के जाने के लिए और आने के लिए होता है। जैसे यहां से बंबई बहुत माल जाता है, अब उनको परेशानी होती है, बुकिंग नहीं मिल पाती, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां पर जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर डिलीवरी टाइम होना चाहिए, कि यहां से वो लोडिंग हो जाए उसका 24 घंटे में, क्योंकि यहां ये बहुत बड़ी मंडी है, यहां स्मॉल स्केल यूनिट भी हैं, बड़े यूनिट भी हैं, यहां होलसेल मार्केट भी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होने की वजह से यहां से माल बहुत जाता है। और अगर वहां एक हफ्ते माल पड़ा रहे, 2 हफ्ते माल पड़ा रहे, तो जहां माल भेजना है वहां माल पहुंच नहीं पाता, लोगों को नुकसान होता है और उससे व्यापार को भी नुकसान होता है। यहां से एक्सपोर्ट का बहुत सारा माल जाता है, तो मैं ये समझता हूं कि चाहे आप एक्सपोर्टर्स के लिए कोई अलग काउंटर बनाएं, कोई अलग ऐसा कोई सिस्टम बना दे ताकि उनके माल को तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए किसी सूरत में। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अगर माल जाता है तो आदमी पहले से तय करके रखता है कि मुझे कितनी जल्दी माल वहां भेजना है, और उसमें अगर कोई तकलीफ होती है तो उसमें नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में रेलवे मिनिस्ट्री काम करे। दूसरा, जो एक्सपोर्ट का माल होता है, सरकार की नीयत रहती है हमेशा कि हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें उन लोगों को, ताकि उनको फायदा हो, ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। तो कोई कंसेशन होना चाहिए, जहां स्पीड हो, जहां क्लियरेंस जल्दी हो, उसके साथ साथ उनकी बुकिंग में अगर आप कोई कंसेशन दे सकते हो तो मैं वो भी मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मेरा कहना यह है, क्योंकि रेलवे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बिंदु है, उसके साथ साथ रेलवे की एक जिम्मेदारी, जो हमारे एशियन गेम्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं 2010 में, मैं ये चाहता हूं रेलवे कुछ खिलाड़ियों को अडॉप्ट करे, चाहे उन्हें नौकरी देकर करे, चाहे ये अपना एक स्पोर्ट्स विंग बनाकर उनको ट्रेन करें। हमारे पास 5 साल है सर, जो हालत स्पोर्ट्स बॉडीज की है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रेलवे के पास पैसा है, रेलवे के पास साधन है। कई रेलवे के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल लिए हैं, स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो मैं चाहता हूं अगर आप 2 खिलाड़ी 2 स्पोर्ट्स ले लें, 4 स्पोर्ट्स ले लें, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स लें, ताकि आप उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर सके, आर्थिक सहायता कर सके और उनकी मदद कर सके। अब जो हमारी रेलवे कॉलोनी है सर, मैं
अब तो दिल्ली में हूं, दिल्ली में बहुत सारी रेलवे कॉलोनीज हैं, वहां के रहने वाले जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं मंत्री, एक बार पहले जो मंत्री थे और मैं लोकसभा में था तो वो उन्होंने कहा कि हम कल आपके साथ चलेंगे और जाके देख के आए रेलवे कॉलोनी। सर मैं चाहता हूं कि आप रेलवे कॉलोनियों में जाकर देखें कि आपके कर्मचारियों की कितनी बुरी स्थिति है। वो आप ही के लोग हैं, आप ही के काम करने वाले हैं और आपकी कॉलोनी है, कोई और दूसरा उसमें काम करने को तैयार नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें काम नहीं करती। ना वहां बिजली है, ना वहां पानी है, उनके जो क्वार्टर्स है उनकी बहुत बुरी हालत है, जहां पे ग्राउंड से उनकी बहुत बुरी हालत है, कोई सफाई नहीं होती वहां की। तो मैं चाहता हूं जो आपकी डिस्पेंसरी भी हैं वहां पर, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे अच्छा होगा कि आप कोई समय दे दें या खुद आप जब भी जाना चाहें या उनसे मिलकर बात कर आप कहना चाहें, उनको बुला लें, उनकी बात को सुने ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो। सर एक मेरा कहना और है कि जो आपके वर्कर्स हैं, वो जो वर्कर हैं उनकी बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने आज तक 2 साल में कोई हड़ताल नहीं करी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो जो यूनियंस हैं उनकी तरफ आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। सर आज इतने दिन हो गए आजादी को, उसके बाद भी अगर वर्कर को मांग करनी पड़े, बार बार उन चीजों के लिए मांग करनी पड़े जो उनका जायज हक है, जिनके लिए क्यों बनाई है आपने यूनियन? आपकी रेलवे कर्मचारी यूनियन है, कितनी बार बात होती है, कितनी बार वो मांग करते हैं, उस मांग को बार बार रिपीट करते हैं, उनको सड़क पे धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में जहां हम बढ़ रहे हैं, जहां हम रेलवे को मजबूत बना रहे हैं और हम यहां खड़े होकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो कम से कम ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे। उनकी बहुत सारी मांग है, आप कहें मैं सारी मांग पढ़ सकता हूं उनकी, जो 20 मांग मेरे पास इस समय है, लेकिन मैं चाहता हूं समय की बचत करते हुए मेरी आशा है कि आप जल्दी से जल्दी उन लोगों की जो भी जायज मांग हो उनको बुलाकर बात करें और कोशिश करें कि उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हों। कई बार आप जैसे बहुत सारे टेम्परेरी आप रखते हैं, टेम्परेरी कर्मचारी जो रेलवे में रखा जाता है, अब यह जरूरी है कि वो मांग करे हमें परमानेंट कर दिया जाए। मैं एक बार राजेश पायलट साहब से मिला था, शायद टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी उनके पास, तो उन्होंने ये फैसला करा कि जो भी टेम्परेरी कर्मचारी उस मिनिस्ट्री का है, उनके किसी यूनिट में काम करता है, वो अगर 8 साल हो गए हो या 5 साल मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने कह रहा था वो उसके बाद वो अपने आप परमानेंट हो जाएगा, उसको मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस दिशा में भी काम करेंगे। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आपकी निगाह अच्छी रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Agarwal ji. You made a very good points. Now the House is adjourned till 11 a.m. Tuesday, the 7th March 2006.